हेलो बच्चों, आज है डे 2 अपना प्रॉमिस निभाने का, जो हमने खुद से करा था कि हम 4 दिन में पूरा सिलेबस निपटाएंगे। आज हम पढ़ेंगे फोर्स और वर्क पावर एनर्जी। देखो, हम 4 दिन में सिलेबस निपटा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे। हम सारे टॉपिक करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आराम से इसको 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट की जितनी भी लंबी वीडियो होगी इसे पूरा देखना और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलो पढ़ते हैं फोर्स। देखो, हमने फोर्स के बारे में क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि फोर्स होता क्या है। सबको पता होगा, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। यहाँ हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो मोशन होगा। अब ये मोशन दो तरीके से हो सकता है, एक लीनियर या रोटेशन। देखो, लीनियर मोशन कब होता है, जब कोई हम फ्री बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये फ्री है बिल्कुल, ये इसे कोई भी रोक नहीं रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अगर फोर्स लगाया एफ, ये बॉडी मूव करने लग जाएगी, कुछ वी वेलोसिटी से कुछ आगे मूव कर गई, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लीनियर मोशन हुआ है, क्योंकि ये क्या थी, एक फ्री बॉडी। ऑन द अदर हैंड, जब हम किसी पाइवेटेड बॉडी पे, पाइवेटेड बॉडी क्या होता है सबको पता है? पाइवेटेड बॉडी मतलब जो बॉडी एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, जैसे कि ये जो डोर है वो यहाँ हिंजेस से फिक्स है। तो हम कभी भी किसी पाइवेटेड बॉडी में फोर्स लगाते हैं, जैसे कि हमारा डोर हो गया, तो क्या होता है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपनी जगह से उठ के कहीं और नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि मैंने दरवाजा को धक्का मारा वो उड़ के चले गया मेरे दूसरे कमरे में, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वो अपनी जगह पे टर्न कर जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी क्या है, जो डोर है ये क्या करता है, इसमें मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये टर्न करता है, इसी को हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन। और ये होता क्यों है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो फ्री नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर यहाँ पे हिंजेस नहीं होते, ये बॉडी मेरी रुकी भी नहीं होती, रेस्ट पे नहीं होती, तो ऑब्वियसली मैं फोर्स लगाता है तो ये मूव करती। बट अभी क्या है, अभी यहाँ पे पाइवेटेड है तो ये बॉडी मूव नहीं हो सकती, ये बॉडी क्या करेगी, टर्न। अगर किसी ने पूछ दिया टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो तुम क्या बोलोगे, तुम उसे बोल देना व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ पाइवेटेड बॉडी। है ना, हम क्या कर रहे थे यहाँ पे पाइवेटेड बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे, तो जब भी हम किसी पाइवेटेड बॉडी में फोर्स लगाते हैं और वो टर्न हो जाती है, उसे हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, एंड इट टर्न्स अबाउट द पाइवेट। ठीक है, सिंपल सी बात है, व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन अ पाइवेटेड बॉडी एंड इट टर्न्स अबाउट द पाइवेट, हम बोलते हैं कि क्या हुआ है, टर्निंग इफेक्ट हुआ है या रोटेशन हुआ है। अब देखो, जो हमारा लीनियर मोशन था इसमें हर चीज फोर्स डिफाइन कर रहा था कि वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो सब चीजें, बॉडी कितनी तेज मूव करेगी, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स में। टर्निंग इफेक्ट की कहानी अलग है, ठीक है, रोटेशन की कहानी अलग है। यहाँ चीजें अलग फैक्टर पर डिपेंड करती है, देख लेते हैं वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। देखो, जो हमारी बॉडी की टर्निंग है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम किसी दरवाजे को बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जितनी जोर से फोर्स लगाएंगे, उसमें जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतनी जल्दी बंद करेगा। तो पहला तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, तो सबको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पीओ, मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम पाइवेट। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमारा दरवाजा था, ये मेरा दरवाजा था, ओह छोटा बन गया, बड़ा बनाओ इसे। ये मेरा दरवाजा था, ठीक है, इसका हिंज यहाँ पे है, हिंज यहाँ पे तो है। अब मैं फोर्स परपेंडिकुलर इधर लगा रहा हूँ, तो जो ये डिस्टेंस दी है इसको मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवेट। यानी कि पाइवेट से जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अब इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है यार टर्निंग इफेक्ट। देखो, तुमने सबने ऑब्जर्व करा होगा कि जब तुम दरवाजे को बंद करते हो तो यार, जब तुम उसके बिल्कुल हैंडल से बंद करो तो इजीली बंद कर लोगे। जब हैंडल से थोड़ा पाइवेट की तरफ पहुंचोगे, जैसे यहाँ पे पहुंचोगे, तो यहाँ पे तुम्हें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा, और पास पहुंचोगे हिंज के, तो भाई बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम्हें ये तो खुद ऑब्जर्व हो ही गया होगा यार कि जो ये टर्निंग इफेक्ट है, ये जो मेरा दरवाजा है जितना वो टर्न हो रहा है, वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो मैं फोर्स कितना लगा रहा हूँ, और दूसरा कि मैं फोर्स कहाँ पर लगा रहा हूँ। तो ये जो जो दो फैक्टर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और हम फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, उन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई, जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या दूसरा नाम इसका है टॉर्क। अब मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पाइवेट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पाइवेट है, इससे यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और जो ये डिस्टेंस आया डी, दिस इज अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट। तो अगर मुझे यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करना है इस केस में, तो मेरा फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, और मैं लगा कहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, कितनी दूर लगा रहा हूँ, 2 मीटर दूर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 2 मीटर, तो यहाँ मैं 10 इंटू 2 कर दूंगा, ये मेरा यहाँ से आ गया हमारा 20 न्यूटन मीटर आंसर। और हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि टॉर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर होती है ना, क्योंकि टॉर्क इसका मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स
एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। सो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर। तो क्या आ गया हमारी टोटल यूनिट न्यूटन मीटर। सो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अब देखो टॉर्क जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम किसी भी रॉड को या किसी भी चीज को दो तरीके से रोटेट करवा सकते हैं। या तो मैं इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं, इधर देख लो ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा ये ऐसे रिमूव करेगी, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब भी मेरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है उसे मैं लेता हूं पॉजिटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा मेरी किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, मैं यहाँ से इधर फोर्स लगाऊं, जैसे ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ मेरी बॉडी किधर मूव कर रही है, देखो ये टिप देखो किधर जा रही है, घड़ी की तरह नीचे जा रही है ना, क्लॉकवाइज मोशन कर रही है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी हमारा बॉडी क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है। अब अगर हमें किसी बॉडी का मोशन की डायरेक्शन चेंज करवानी है, ठीक है, रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करवानी है क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, तो हमारे पास दो तरीके हैं, वो यहाँ देख लेते हैं। देखो अभी मेरी बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, फोर्स यहाँ पे नीचे लग रहा है, इसकी वजह से क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब अगर मुझे इसे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाना है तो पहला क्या है मेरे पास, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं फोर्स नीचे की जगह क्या लगा लूं, ऊपर लगा लूं, तो मेरी बॉडी क्या करेगी इधर की तरफ मूव करने लग जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या है कि मैं फोर्स तो नीचे ही लगाऊं पर मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दूं। देखो अभी मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा था तो मेरी बॉडी ऐसे घूम रही थी, ठीक है, जैसे मेरा मार्कर यहाँ पे है, ठीक है, मैं इधर फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा था तो मेरी बॉडी ऐसे घूम रही थी, ऐसे कैसे ऐसे घूम रही थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ ही फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मैंने चेंज कर दिया, तो अब मेरी बॉडी कैसे घूम रही होगी, उल्टी घूम रही होगी। देखो यहाँ पे पहले क्या था, फोर्स इधर लग रहा था तो बॉडी ऐसे मूव कर रही थी, ये क्या है, ये क्या है क्लॉकवाइज। अब मैंने फोर्स नीचे ही लगाया लेकिन इस साइड लगाया, देखो नीचे की तरफ इधर, अब मेरी बॉडी किधर मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी भी हमें रोटेशन का डायरेक्शन चेंज करनी हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दें या हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दें। दोनों वे से हम क्या कर सकते हैं, हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं रोटेशन के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन चीजों पे बात करते हैं थोड़ा कि ये जो फैक्टर्स हैं इन पे हमारी क्या क्या चीजें डिपेंड कर रही है, और थोड़ा बहुत हमारा टॉर्क के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। अब देखो यह पहले टाइप का क्वेश्चन, इसमें ऐसे पूछा जाता है कि जो तुमने इस क्वेश्चन देखे होंगे कि जो स्पैनर होता है हमारा जिससे हम नट खोलते हैं उसका बहुत लंबा हैंडल क्यों होता है, या जो हमारा डोर है उसका हैंडल एकदम कॉर्नर पे क्यों लगाया होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आता है इनका एक ही आंसर होता है, क्या, मैक्सिमाइज टॉर्क, मैक्सिमाइज टॉर्क या मिनिमाइज आवर एफर्ट, ठीक है। जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसे हम कम करना चाहते हैं और जो हमें उस फोर्स से टॉर्क मिल रहा है उसे हम बढ़ाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है टॉर्क इज अवर एफ इंटू डी। अब फोर्स तो एक बंदा उतना ही लगा सकता है जितनी उसमें जाना है, फोर्स में तो हम चीज नहीं कर सकते, ये डोर भी हमने ही खोलना है, नट भी हमने हाथ से ही खोलना है, तो जितनी हम जान लगा सकते हैं वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। हम डिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, तो डिस्टेंस को हम ज्यादा करके क्या करते हैं, हमारा फोर्स कम कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, फिर जितनी हम पे जान हम उतनी लगाएंगे, थोड़ी सी जान लगाएंगे, हमारा जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैं अगर एक नट खोलना चाहता हूं, अभी तुम समझ जाओगे पूरा खेल कि हम क्यों लंबा डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक नट है, ठीक है, इसे खोलने के लिए मुझे कितना चाहिए, मान लो कुछ 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस नट को खोलने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर पे अपना फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो देखो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 1 इंटू एफ बराबर 200, फोर्स बराबर 200 न्यूटन। अब जैसे ही मैं अपनी लेंथ डबल कर दूंगा, अब मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं, तो देखो अब मुझे अपना फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, लेंथ कितनी हो गई अब 2 मीटर, ये मेरा 2 मीटर है, सो 2 इंटू एफ बराबर 200, फोर्स बराबर 100 न्यूटन। तो खुद देखो तुमने क्या हो रहा है, मेरे को नट तो वही खोलना है, ठीक है, मैं वही नट खोल रहा हूं, पर मुझे क्या हो रहा है, दूसरे केस में कम ताकत लगानी पड़ रही है, मेरी एनर्जी कम लॉस हो रही है ना। सो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हमें कम फोर्स लगाना पड़े और हमारा काम हो जाए, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, इंसान तो वैसे ही आलसी है, क्या चाहता है कि बस आसानी से सारे काम हो जाए, इसीलिए हम डोर का हैंडल भी एकदम कॉर्नर पे रखते हैं, स्पैनर भी हमारे लंबे लंबे होते हैं, और वो तो तुमने देखा ही होगा, ट्रक वाले जो अंकल होते हैं इतने बड़े बड़े स्पैनर होते हैं उनके, वो उनमें टांगों से चढ़ते हैं नट खोलने के लिए, क्योंकि जो ट्रक होता है उसका जो नट है उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। उसी में बेस्ड एक क्वेश्चन है कि एक बोल्ट को चाहिए 2000 न्यूटन मीटर का टॉर्क ओपन होने के लिए, जो हमारा आदमी है बेचारा वो सिर्फ 500 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। उसे ये बताओ कि वो कम से कम कितना बड़ा पाना लेके आ जाए कि उसका नट खुल जाए, है ना। ये तो तुम्हारे रियल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बंदा है उससे पता चल रहा है कि यार मैं 500 न्यूटन ही फोर्स लगा सकता हूँ, और उस नट पे लिखा हुआ है कि उसे खोलने के लिए क्या 2000 न्यूटन मीटर ही चाहिए। अब उसे अगर ये चीज नहीं पता कि कैसे वो टॉर्क निकालते, तो भाई वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, बार बार स्पैनर लेके आता रहेगा अलग अलग लेंथ के, और फिर उसे ट्राई करता रहेगा। इससे बढ़िया वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे क्या बताओगे,
कि कितना बड़ा स्पैनर उसे लेके आना है। तो ये उसका नेट है, ठीक है, ये उसका क्या है, नेट हमारे बंदे का। हमें पता है जो फोर्स है वो मैक्सिमम कितना लग सकता है हमारा, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो बंदा पूरा 500 न्यूटन का फोर्स हमें दे रहा है। हमें पता है जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो कितना है, 2000 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है, और जो ये डी है यही हमारे लेंथ के बराबर होता है। तो हमारा टॉर्क रिक्वायर्ड कितना है, 2000 न्यूटन मीटर बराबर फोर्स कितना लगा सकते हैं हम, 500 न्यूटन, और डी हमें पता नहीं है, या एल ले लो, इसे लेंथ हमें नहीं पता, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 5 4 20, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4 मीटर। तो हमें यहाँ से बहुत इजीली पता चल गया कि जो स्पैनर हमें रिक्वायर्ड है वो हमारा 4 मीटर का होगा। हम एक 4 मीटर का स्पैनर लेके आएंगे, उस बंदे को देंगे कि भाई तो अपना काम चला ले। सो ये तो बात हो गई किसकी, टॉर्क की और मोमेंट ऑफ फोर्स की, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यार कभी भी हम जब रोटेशन करते हैं या हम किसी बॉडी को टर्निंग इफेक्ट देते हैं तो वो सिंगल फोर्स से नहीं होता, वहां 2 फोर्स एक साथ एक्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं कपल। तो आ जाओ देखते हैं कपल के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम आगे कपल की न्यूमेरिकल करेंगे, धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर निपटा देंगे। अब देखो कपल तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स होते हैं जो कि सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा रोटेशन होता है। पर तुम्हारे मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यार जब हम दरवाजा को खोल रहे हैं या फिर हम स्पैनर को से जब नट खोल रहे हैं तो हम 2 फोर्स तो लगा नहीं थे, हम एक ही फोर्स लगा रहे हैं, तब क्यों रोटेशन हो रहा है। देखो वहां पे भी 2 फोर्स एक्ट करते हैं। अगर तुम इस बॉडी पे यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो यार ऑब्वियस सी बात है, किसी बॉडी में अगर एक ही फोर्स लग रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इस साइड से फोर्स लग रहा है, तो इस दरवाजे को तो उखड़ जाना चाहिए, है ना। जब एक डायरेक्शन में किसी को भी फोर्स लगाऊंगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो आगे मूव करेगा, पर ये मूव नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में एफ डैश, जो कि इस फोर्स के बराबर होता है और इस बॉडी को मूव करने से रोकता है ना। जैसे देखो ये हमारा ब्लॉक है, मैंने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है तो हमारी ब्लॉक नहीं मूव करता, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमारा नेट फोर्स 0 होता है और बॉडी रेस्ट में होती है, वो तो रेस्ट में ही रहती है। ये जो हमारा एफ है ये फ्रिक्शन भी हो सकता है ना। फ्रिक्शन के केस में भी तो ऐसे ही होता है कि हमारा कोई भारी सा ब्लॉक रखा रहता है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं पर उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वो मूव नहीं करता, है ना। तो यहाँ भी वही हो रहा है, ये जो हमारा फोर्स लगा रहे हैं हम बाहर की तरफ, इसको बैलेंस आउट कर रहा है ये वाला फोर्स, और ये फोर्स इस दरवाजे को एक जगह से दूसरे जगह जाने में रोकता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसे रोटेट करवा देता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देता। तो ये दोनों फोर्स ऐसे करके कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनसे हमारा टॉर्क कैसे निकाला जाएगा, टॉर्क ड्यू टू कपल हम कैसे निकालेंगे। देखो टॉर्क ड्यू टू कपल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एक ऐसी कोई भी रॉड ले लेंगे, 2 फोर्स लगा देंगे, इसमें एक एफ यहाँ दूसरा एफ यहाँ, ठीक है। अब देखो कपल समझने के लिए बहुत जरूरी है तुम्हें रियल लाइफ कपल समझना भी, ठीक है। जैसे हमें पता है कि कपल में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, तो रियल लाइफ कपल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट जेंडर। थोड़ा तुम्हारा मूड लाइट कर रहा हूँ ताकि तुम कॉन्सेप्ट समझ पाओ, ठीक है। देखो लड़का लड़की मिलकर कपल बनाते हैं, वैसे यहाँ पे अपोजिट फोर्स मिलकर कपल बनाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं, और रियल लाइफ कपल का भी एक ही गोल होता है कि शादी करना, बाबू सोना, है ना। बट अभी तुम उससे दूर चले जाओ क्योंकि तुम्हें अभी क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक पाइवोटेड पॉइंट लिया, अगर इसकी टोटल लेंथ एल है, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा पाइवोटेड पॉइंट है वो सेंटर हो, कहीं कॉर्नर पे हो, कहीं भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक पाइवोट पॉइंट चाहिए, उससे डिस्टेंस चाहिए, इसको मैंने मान लिया कुछ डी, और ये क्या है मेरा एल माइनस डी, ठीक है। डी और एल माइनस डी मेरे 2 डिस्टेंस हो गए। अब मुझे टॉर्क निकालना है। देखो ये जो मेरा फोर्स है एफ, ये बॉडी को कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और मुझे पता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो जो मेरा एफ है, ये वाला एफ, इसका टॉर्क मेरा पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क बराबर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना आ गया वो, एफ कितना है, एफ तो एफ ही है और डी तो डी भी डी है, तो यहाँ क्या आ गया, एफ मल्टीप्लाई बाई डी। अब मेरा जो दूसरे टॉर्क है, दूसरे फोर्स का टॉर्क है, वो देखो वो क्या कर रहा है, वो ऐसे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, देखो ऐसे लग रहा है। ये भी क्या कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, देखो ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहा है ना। सो ये भी पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ इंटू डी परपेंडिकुलर से निकालते हैं हम, तो कितना आ गया, एफ मल्टीप्लाई बाय एल माइनस डी, ठीक है। इसको दोनों को अगर हम ऐड करें, क्योंकि हमें नेट टॉर्क चाहिए, तो हम दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, एफ डी प्लस एफ इंटू एल माइनस डी। अगर हम इसे खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी प्लस एफ एल माइनस एफ डी। सिर्फ ये एफ में अंदर लेके गया हूँ, ठीक है, दोनों एल में और डी में। अब मेरा एफ डी से एफ डी का आंसर हो गया, क्या आ गया आंसर, एफ एल, है ना। क्या आ गया आंसर, एफ
L। सो मेरा जो टॉर्क है ड्यू टू कपल दैट इज आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो, मुझे क्या मिल जाएगा, टॉर्क ड्यू टू कपल। अब जो हमारा डोर वाला केस था उसमें देखो हमारा टॉर्क ड्यू टू कपल का ही फॉर्मूला लग रहा है। देखो ये मेरा दरवाजा है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F और ये कुछ डिस्टेंस है D, तो यहाँ का टॉर्क भी तो हम FD कैलकुलेट कर रहे थे, पर तुम बोलोगे यार कपल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यहाँ भी कपल का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। बस क्या हो रहा है, जो यहाँ पे मेरा फोर्स लग रहा है F, उसका जो D है वो 0 है भाई, बिल्कुल हिंज ही दे रहा है ना फोर्स, हिंज पे ही पाइवेटेड है हमारा जो दरवाजा है और हिंज ही हमारा क्या लगा रहा है, अपोजिट फोर्स लगा रहा है। सो इसमें जो FD होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है उसका 0, कितना आ गया आंसर 0। तो हमारा सिर्फ जो टोटल टॉर्क है वो इस फोर्स का रह जाता है ना। बट जो कपल वाला कॉन्सेप्ट है वो हर जगह लगता है, यहाँ भी लगता है, ठीक है। सो ये तो बात हो गई हमारे टॉर्क के बारे में पूरी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी किसकी, इक्विलिब्रियम की। अब देखो इक्विलिब्रियम एक ऐसी फेज है बॉडी की जिसमें उसकी स्टेट चेंज नहीं करती। कौन सी स्टेट, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा और मोशन पे है तो मोशन पे ही रहेगा। हमारा अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और मूव कर रही है तो हम उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें स्टैटिक की बात करनी है। अब देखो ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो रुकी हुई है, उस पर फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हम फोर्स लगाते हैं ऑब्वियसली, 10 20 30 40 50 कितने भी फोर्स लगा सकते हो, चाहे उस पर कितने भी फोर्स लगे फिर भी हमारी बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्विलिब्रियम के केस में हमारी बॉडी में जो एफ नेट होता है, नेट फोर्स, वो 0 होता है और जो नेट टॉर्क है टाउ नेट वो भी 0 होता है ना। सो इसीलिए जो है हमारी बॉडी वो रेस्ट पे रहती है, क्योंकि कितने भी फोर्स लग जाए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमारा नेट रिजल्टेंट क्या ले आएंगे, 0, ठीक है। अब हम यहाँ रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो टॉर्क नेट हमारा 0 होगा, यहाँ पे हम फोर्स पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ टॉर्क की क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। अब ये हमारा जो टॉर्क नेट 0 है, यहाँ से हमारे पास एक क्या आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। हम बेसिकली इस टॉर्क नेट को एलाबोरेट करते हैं, इसे थोड़ा खोलते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। देखो टॉर्क किसी बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों लग सकता है, ठीक है। सो ये जो टॉर्क नेट है वो क्या है, सिंपली एडिशन है किसका, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो मैं अगर इसे खोलूं, मैं यहाँ पे लगा दूं टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, प्लस टॉर्क क्लॉकवाइज। अब मुझे ये पता है कि जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ठीक है। और जो मेरा क्लॉकवाइज टॉर्क है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज माइनस टॉर्क क्लॉकवाइज, ये किसके बराबर होता है, 0, क्योंकि हमारा नेट टॉर्क 0 है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। सो हम क्या करेंगे, हम इस क्लॉकवाइज को इधर ले आएंगे और हम क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और इसके हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तुम्हें और ज्यादा क्या होगा, समझ में आएगा। बट उन न्यूमेरिकल्स को पे पहुंचने से पहले हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी में या बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जिसपे उस पे जो बॉडी पे हमारे ग्रेविटी से फोर्स लग रहा है, उससे जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, उसका जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 होता है। जैसे मेरी ये बॉडी है और सपोज मेरी ये बॉडी किससे, लेगो के टुकड़ों से बनी हुई है, छोटे छोटे लेगो के पीसेस लगे हुए इसमें बहुत सारे, ठीक है। और सब पे मेरा फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का, ग्रेविटी तो सबको नीचे खींच रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा इस बॉडी पे जिसपे हमारा जो नेट टॉर्क है वो 0 हो रहा होगा। इसी को हम अपना क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे अगर मैं अपनी उंगली लग दूं तो मेरा नेट टॉर्क तो 0 है, तो मेरी क्या होगी, बॉडी रुक जाएगी, है ना, वो हिलेगी डुलेगी नहीं, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। सो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही हमारा बैलेंस पॉइंट होता है। और न्यूमेरिकल्स के लिए हमें एक चीज बहुत ध्यान पे रखनी है कि जो पूरा मास होता है बॉडी का वो उसी पॉइंट पे एक्ट करता है जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे तो हम बॉडी हमारी बहुत बड़ी होगी, उसका जो हमारा नेट मास होगा या उस मास पे जो फोर्स लग रहा होगा वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग लगा देंगे, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताना चाहिए। एक और बात होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ये हमेशा हैवी मास की तरफ होती है। जैसे ये मेरा एक ट्राइंगुलर बीम है, ठीक है, इसका मास किधर ज्यादा है, इसका मास इस साइड ज्यादा है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर से कुछ इस साइड होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से कुछ इस पोजीशन में होगी। सो जो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमेशा किधर होती है, हैवी मास की साइड होती है, ये बात भी ध्यान रखना। और कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें आगे लगा रहा हूँ अपने मुंह के आगे, ठीक है, तुम इन्हें पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स की तरफ।
देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे 2024 में। इसमें क्या बोल रहा है कि मेरा एक नॉन यूनिफॉर्म बीम है, ठीक है, जो कुछ ऐसी शेप का है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे 0.2 मीटर फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है। हमें क्या बोल रखा है, इस बीम का वेट है 120 न्यूटन और हमें क्या बताना है, वैल्यू एफ ऑफ एफ, जो कि ये जो बीम है इसको गिरने से बचा ले, ये हमारा क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। देखो हमें यहाँ पे फोर्स कितना दे रखा है, सॉरी वेट कितना दे रखा है, 120 न्यूटन। अब कुछ लोग पता है क्या करेंगे, वो बोलेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, mg, क्या कर देंगे 120 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मान लो, तो कितना आ गया 1200 न्यूटन। वो ये यहाँ पे गलत सीन कर रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं गलत, क्योंकि यार जो हमारा वेट है वो हमें पहले ही न्यूटन में दे रखा है, फोर्स की टर्म्स में दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे, हम सीधा सीधा वेट को क्या ले लेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे, ठीक है। सो हमें पता है कि हमारी बॉडी पे जो ग्रेविटी से फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 120 न्यूटन लग रहा है। हमने अभी भी पढ़ा कि जो ये फोर्स है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, तो वो कुछ यहाँ पे लग रहा होगा, कितना 120 न्यूटन, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि जो बॉडी है वो मेरी मूव ना करे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हो। हमें पता है यहाँ पे टॉर्क लग रहा है और हमें ये भी पता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है। प्रिंसिपल मूवमेंट क्या बोलता है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज बराबर टॉर्क क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, क्लॉकवाइज कौन सा है। जो ये मेरा एफ है वो ऊपर लग रहा है, तो बॉडी को किधर ले जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है मेरा फोर्स एफ की वजह से जो टॉर्क है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 0.8 मीटर, 0.8 या ऐसे मैं 8/10 लिख लेता हूँ, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क के। सो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है मेरा, एफ इंटू डी, एफ इधर कितना है 120 न्यूटन, ठीक है। यही वाला फोर्स तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, देखो ये देखो, इससे मैंने नीचे करा तो मेरा क्या घूम रहा है, बॉडी जो बीम किधर घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का, ये हमें क्या घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, फोर्स दैट इज 120 न्यूटन इनटू डिस्टेंस दैट इज 0.2 मीटर, जिसे 2/10 मीटर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस 10 से ये 10 कट गया, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा क्या 12 और एक 0 आ गया। तो यहाँ से हमारी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन, है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 न्यूटन। तो हमें ये पता चल गया जो हमारा फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 न्यूटन। और ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हारा इस साल भी आएगा, तो इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा जो मीटर स्केल बैलेंसिंग का नहीं होता कि ऐसे करके मीटर स्केल बैलेंस करना है। मेरे से मेरा बैलेंस देखूं, रोल हो जा रहा है यार, ये ऐसे रोल हो जा रहा है नीचे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वही स्केल वाले बैलेंसिंग के क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। आई डोंट नो तुमने पहले करा या नहीं करा। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, हमारे पास मास ऑफ स्केल दे रखा है 20 ग्राम और एक 90 सेंटीमीटर मार्क पे 40 ग्राम का वेट लगा हुआ है। हमसे पूछ रहा है स्केल का बैलेंस पॉइंट। अब कुछ लोग बोलेंगे यार बैलेंस पॉइंट तो वही होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोल दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे होगी 50 सेंटीमीटर मार्क पे। ये मैंने जो तुम्हें अभी टेबल बताई थी उसमें तुम्हें पता होगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आ जाओ इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो मेरे पास 30 सेंटीमीटर का स्केल है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे होगी 15 सेंटीमीटर मार्क पे। तो मैंने 15 पे उंगली लगाई और ये मेरा स्केल बैलेंस हो गया, ठीक है 15 पे लगाती। बट जैसे ही मैं इधर वेट ऐड करूंगा, देखो 15 में पहले बैलेंस करके वेट दिखा दूंगा। ये बैलेंस करा मैंने, जैसे ही वेट ऐड करा सेट नीचे गिर रहा है, वैसे ही यहाँ भी होगा। ये अब हमारे 50 सेंटीमीटर मार्क पे बैलेंस नहीं करेगा क्योंकि एक साइड यहाँ पे फोर्स लग रहा है। अब अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने मास अपना यही लगा दिया, ठीक है, ये यहीं पे लगा दिया। मैंने 15 सेंटीमीटर पे रखा, पहले 15 सेंटीमीटर पे रखा, नीचे गिर गया। 16 पे रखा, 16 पे भी नीचे जा रहा है। 17 के आसपास रखूं, 17 और 16 के बीच में ये बैलेंस हो रहा है। 17 के और 16 के बीच में ये क्या हो रहा है, बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। तो ये जो होगा स्केल, इसका भी बैलेंस पॉइंट कुछ इन दोनों के बीच में आएगा और वही बताना है मुझे कि वो किस पॉइंट के या किस मेजरमेंट की क्या होगा, पॉइंट होगा। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें मास ऑफ स्केल कहाँ पे एक्ट करेगा। हमें पता है कि मास हमेशा एक्सपेक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है इसकी 50 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ पे लग रहा होगा कितना 20 ग्राम। 20 ग्राम की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा 20 ग्राम इंटू 10। यहाँ पे भी इंटू 10 कर लो क्योंकि फोर्स क्या होता है mg। अब देखो मुझे पता है बैलेंस पॉइंट मेरा कुछ इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। और मेरे जो ये इधर से इधर का स्केल, इसमें कोई मास नहीं है, 90 के आगे इसमें कोई मास नहीं है, तो मैं उसे अगर हटा भी दूं तो कोई मेरा चेंज नहीं आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 50 से 90 के बीच की एनालिसिस कर रहा हूँ। 50 से 90 के बीच की, ये मेरा 50 सेंटीमीटर मार्क है, ये मेरा 90 सेंटीमीटर मार्क है। यहाँ पे मेरा लगा हुआ है कितना 20 ग्राम इंटू 10 और यहाँ पे क्या लग रहा है मेरा 40 ग्राम इंटू 10, 40 ग्राम इंटू 10। अब देखो बैलेंस पॉइंट मेरा इन दोनों के कुछ बीच में ही होगा। मैंने मान लिया कि ये कुछ पॉइंट है मेरा, ये है ना।
और इसका 50 सेंटीमीटर वाले से डिस्टेंस है क्या, d, ठीक है। और 90 सेंटीमीटर वाले से कितना, d की जगह क्या ले लोगे, e, नहीं, हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाली चीज कि 90 और 50 के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 40 सेंटीमीटर का। अब अगर मेरा 20 ग्राम और सेंटर पॉइंट के बैलेंस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेरा d है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है कितना होगा, 40 माइनस डी। तो इसको मैंने क्या ले लिया, 40 माइनस डी ले लिया। अब मैं बस 4 फॉर्मूला लगा दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क। इसमें एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, 20 ग्राम वाला अभी बताया था। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में, ठीक है, सॉरी पाइवट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में। यार पानी नहीं पीते, जैसे थोड़ा मैं भी वो हो रहा हूँ तुम्हारे लिए डिहाइड्रेट, पानी पी लो तुम भी यार, ये कॉन्सेप्ट करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। चलो, तो इसकी वजह से हमारा टॉर्क कितना आएगा, F मल्टीप्लाई बाई डी। F कितना लग रहा है, 20 ग्राम इंटू 10 जी, ठीक है। 20 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 20/1000 किलोग्राम इंटू 10, और डिस्टेंस कितना है इसका, d है, तो हमने क्या मान लिया, d बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क पर फोर्स कितना लग रहा है हमारा, 40/1000 इंटू 10, और डिस्टेंस कितना है इसका, 40 माइनस डी। अब देखो मैंने 1000 से ये 1000 काट लिया, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब इस 2 से मैं ये 4 काट दूंगा, 2 जा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 2 इंटू 40 माइनस डी। अगर मैं इसे खोल लूं तो क्या आता है मेरा, d बराबर 4 2 जा 8, 80 माइनस 2d। यहाँ से मेरा आ गया आंसर 3d बराबर 80, और d की वैल्यू क्या आ गई, 80/3। सो जो मेरा पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर से कितने आगे है, 50 सेंटीमीटर से 80/3 सेंटीमीटर क्या है, आगे है। सो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 80/3 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे करके तुम ये कॉन्सेप्ट सॉल्व कर, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा कोई और क्वेश्चन आएगा तो प्लीज इसे ही ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। और इसको एक और बार देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। अब बात कर लेते हैं थोड़ी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इससे सिर्फ थ्योरी का सवाल आएगा कि होता क्या है, एक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड है, सूडो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इससे। तो बस हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन ही होता है, बस इसमें एक से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्पीड है वो सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है, जो ये यहाँ से यहाँ आने का टाइम है वो हर उसमें सेम रहेगा। यहाँ से आने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए हमारा जो टाइम है वो इक्वल लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी चेंज करती है। अब वेलोसिटी चेंज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स एक्ट तो कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्सेस तो एक्ट करते ही करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी हर टाइम चेंज कर रही होती है। क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है, डायरेक्शन भी आता है ना। देखो अभी मेरा बॉडी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर है, अभी इधर जा रहा है तो मेरी वेलोसिटी इधर है, अभी इधर जा रहा है वेलोसिटी इधर, अभी इधर जा रहा है वेलोसिटी उधर। सो क्या है, जो मेरी वेलोसिटी है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, वो हर पॉइंट पे क्या कर रही है, चेंज कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रही है। अब जब यहाँ पे फोर्सेस की बात आती है तो यहाँ पे दो फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीपिटल, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वही जिम्मेदार होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, वो अंदर की तरफ लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स ही रियल फोर्स है, रेड लिख दिया, रियल फोर्स होता है, ये एक्ट करता है अलोंग सेंटर, ठीक है। तो अभी तो अगर तुम्हें भी कोई भी पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इट इज द फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट एक्ट्स अलोंग द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, उसे हम बोलते हैं हमारा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब दूसरा फोर्स है हमारा सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो हमारा सूडो फोर्स होता है, यानी नकली फोर्स, जिसे हम बहरूपिया भी बोलते हैं। ये लगता है आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। जैसे तुम कभी ऐसे घूमने में झूले में बैठे होंगे यहाँ पे, तो तुम क्या करते हो, सीट की तरफ पीछे जाते हो, तुम्हें पीछे से धक्का लगता है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें एक फोर्स फील होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब इसे हम सूडो फोर्स क्यों बोलते हैं, ये हमारा सूडो फोर्स होता है। इसे हम सूडो फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोर्स बाहर से देखने वाले लोगों को नहीं पता चलता। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा बाहर बैठे हैं जो तुम्हें झूले में देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा कि तुम्हें से पीछे धक्का लग रहा है, क्या हो रहा है, वो सिर्फ तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हें कितना फोर्स लग रहा है। तो ये अंदर वाला फोर्स है, तो सबको दिख रहा है कि रॉड लगी है, वो इसे अंदर खींच रही है ना। बट ये किसी को नहीं पता कि तुम पे कितना फोर्स लग रहा है, इसीलिए जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसे सूडो फोर्स बोलते हैं। तो ये बात हो गई हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की।
अब देखो यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, मैंने बोला वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मेरा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। सो इतनी बातें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए काफी है, इससे ज्यादा तुम्हें जो पढ़ना होगा थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट वो मैं तुम्हें नोट्स में दे दूंगा। अभी के लिए इसे यहीं रैप अप करो और अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी।